Recording in progress. ओके बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एमिशन सीरीज एक्सप्लेन करी थी एंड उनमें मैंने आपको बताया था सारे नाम, आपने वो नाम लिख लिए थे ना, लाइमन, बामर। हाँ जी, चलो तो अब लिखना शुरू करो। लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is the collection of all the lines, collection of all the lines collection of all the lines where electron is dropping from any higher state, finally कहाँ पहुंच रहा है बेटा? Yes, and reaches to first orbit, डायग्राम से ये आई होप आप लोगों ने दिखाया है, नहीं किया है तो अभी कर लेना। That is N1 is equal to 1 and N2 is equal to 2, 3, 4, 5 dot 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 infinite. Any higher value. N2 का वैल्यू कुछ भी हायर हो सकता है, N1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगला लिखो इसमें एनर्जी रेंज ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड इन लाइमन सीरीज। बताओ इसका एनर्जी कितना था बेटा? 10.2 और ये लास्ट वाली का कितना था? 13.6 इलेक्ट्रॉन। सो 10.2 EV टू 13.6 EV। बताओ विजिबल के बाहर है या अंदर है? कौन से रीजन में? लिखो दिस एनर्जी बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन, कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लाइन इन लाइमन corresponds to transition। बताओ कहां से कहां तक? N2 is equal to 2 to N1 is equal to 1। सिमिलरली बेटा ऐसे लिख लेना सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज करस्पॉन्ड टू अ ट्रांजिशन। N2 3 से कहां चला जाए? ऐसे ही थर्ड लाइन होगा लिमिटिंग लाइन। अगर मैं बोलूं लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन N2 इनफाइनाइट से N1 1 पे हो जाए। विजिबल का रेंज याद है आपको? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहां तक? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2, वो आपको हेल्प करेगा ये सीरीज समझने में। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट ऑफ विजिबल। अगला लिखिए। अच्छा, इनके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं ना? कैसे? आइए मैं सीरीज आपको दोबारा डिराइव करवा देता हूं। देखो En2 माइनस En1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ई, और यही डेल्टा ई के बराबर जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो ये फोटोन एमिट करेगा। बेसिकली अगर N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो ही तो ये वेवलेंथ लैम्डा वाले फोटोन को एमिट करेगा, और उसकी एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप? hc बाई लैम्डा। ये वैल्यू बताओ। N2 माइनस m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? hc बाई लैम्डा।
यहां से अगर अब मैं सॉल्व करूं तो 1/λ की वैल्यू m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ इंटू c z स्क्वायर 1 अपॉन z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर आता है। और इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग। तो यहीं से आता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये नोट कर लेना, वेयर आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इसकी वैल्यू होती कितनी है बेटा? यहां से आर, आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट एंड आर की वैल्यू होती कितनी है? पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ इंटू सी एंड इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। 109677। क्यों बेटा ये बात समझ आए? ये सारा वैल्यू रखोगे, मास का वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू रखोगे, ये सारे कांस्टेंट रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सीधा याद कर सकते। ठीक है, कर लो, अटके नहीं रहो एक जगह। नोटेड एवरीवन? ग्रेट। और मैंने आपको बता ही दिया कि भाई n1 n2 की वैल्यूज क्या। n1 फिक्स है ना, तो उस n1 को यहां मैं रिप्लेस कर सकता हूं। n1 की जगह पे क्या रख दूं? 1। तो यानी अगर मुझे लाइमन का फॉर्मूला बनाना हो तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या आएगा फॉर लाइमन? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पे n2 की वैल्यू आपको मालूम है इनमें से। h³ के बाद बेटा क्या आएगा? खुद बताओ यहाँ से क्या आएगा? h इंटू सी इधर जा रहा है ना, तो h³ हो जाएगा और c आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। और क्या होगा? मतलब ये मेरे कराने की चीज नहीं है, तुम्हें खुद करना चाहिए।
तो दिमाग लगाओ ना फिर। ये तभी दिमाग लगेगा जब पुरानी चीजें आप रिवाइज करके बैठोगे। ये तो मैं जबरदस्ती दोबारा करवा रहा हूं। यहां बता दिया जैसे En2 माइनस En1, इसके बाद का प्रोसेस आपका है। गॉट इट? कर लिया? हो गया लाइमन सीरीज। अगला लिखो। बामर सीरीज इज कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस। बामर लिखो। Collection of all the lines which are obtained when electron take transition from any higher state from any higher state to n is equal to 2, any higher state to n is equal to 2। अब एनर्जी रेंज उसका लिखो, जैसे मैंने लाइमन का पूरा लिखवाया वैसे अपने से करो खुद। बोलो एनर्जी रेंज कितना होगा? एनर्जी रेंज विल बी फ्रॉम 1.89 टू 3.4। मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस इज कमिंग इन। ओके बेटा, और मैं आपको ये भी बात बताया था कि पहली वाली रेड कलर की लाइन होती है, दूसरी ग्रीन, तीसरी ब्लू, चौथी वॉयलेट होती है। लिख लेना। फर्स्ट 4 कलर्स लाइंस के एकदम क्लियर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। लिखो द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, जिसका ट्रांजिशन कहां से कहां है? ऑब्वियस है 3 से 2 में, लेकिन उसका कलर क्या होता है? रेड। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर correspond to a transition from n is equal to 3 to n is equal to 2। ये सब बामर वाली लाइन। n is equal to 3 to n is equal to 2 कौन से कलर की है बेटा? ये रेड कलर। लिख लेना रेड। अच्छा, आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टेल मी द ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। तो थर्ड लाइन कैसे देखोगे? पहली लाइन ये हो गई रेड एंड से, दूसरी ये हो गई, थर्ड ये हो गई। थर्ड का मतलब ब्लू वाली कहां से कहां आ रही है बेटा? गिन लो, 2 3 4 एंड 5। 5 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा वो थर्ड लाइन होगा फ्रॉम रेड एंड। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, तो मैं आपको बस समझा रहा हूं। व्हाट इज? चलिए अगला लिखिए, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन correspond to, लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर correspond to, बोला कहां से कहां? इनफाइनाइट से। ये खुद से लिखना है ये सब चीजें, ऊपर का लेआउट क्लियर कर दिया ना, वैसे लिखते जाना है। लिमिटिंग का मतलब आखिरी, अब इसके बाद कोई लाइन नहीं मिलेगी। तो ये नजदीक का ट्रांजिशन था, ये दूर का। इनफाइनाइट के आगे तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए उसको लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, दोनों नाम दिया था। हो गया जी? हाँ जी हो गया। आपने ये लिखा, बामर सीरीज बिलोंग्स टू, हाँ, विजिबल रीजन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओनली, एच स्पेक्ट्रम, क्योंकि हीलियम करोगे एनर्जी बदल जाएगा, तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये विजिबल रीजन। corresponds to visible region, हाँ, for hydrogen atoms only, for hydrogen atoms only। got it? हाँ, कुछ यूवी रेस का होता है, वो तो मैंने बताया।
आप वही नीचे भी लिख सकते हो, सम पार्ट ऑफ दिस बिलोंग्स टू यूवी ऑल्सो, सम पार्ट ऑफ दिस बिलोंग्स टू यूवी ऑल्सो। क्योंकि देखो 3.4 आ रहा है, जबकि विजिबल का रीजन कितना होता है 3.2 तक, तो उतनी एनर्जी वाले कुछ लाइंस ऐसे होते हैं जो। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है सर कुछ लाइन क्यों बोल रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए कि इन्फाइनाइट लाइंस बिलोंग्स टू दैट, क्योंकि इनफाइनाइट के पास वाले तो बहुत सारे एन की वैल्यूज होंगे ना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो दिखता ही नहीं है वो, क्योंकि देखने में याद है लोअर एनर्जी वाले दूर दूर रहते हैं, जैसे ही हायर एनर्जी होता है मर्ज कर जाते हैं एक दूसरे में। तो ये टेक्निकली कई सारी लाइन नहीं दिखेंगी आपको, दिखेंगे कि एक ही लाइन। तो काउंटिंग में करोगे तो आपको, इसलिए बोलते हैं कि थोड़े लाइन्स इसके यूवी में भी आते हैं। बट आइडियली अगर आप पूछो तो इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर इन यूवी, ओनली फ्यू लाइन्स आर देयर इन विजिबल। बट हम अपने देखने के नजरिए से बात करें तो उसमें हमें दिखता ज्यादा लाइन इसमें, अल्ट्रावायलेट में तो खैर दिखने के बारे टर्म्स में बात करूं तो चलिए ठीक है। बाकी क्या कहानी, आगे वाली कुछ लिखने की जरूरत है? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन कितना लिखूं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, वेरी गुड। सो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पे n2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट लिखो पार्शियल सीरीज, पार्शियल सीरीज देखो, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस it is the collection of all the lines where electron is taking transition from any higher state, electron is taking transition from any higher state to, बोलो बेटा, हाँ, थर्ड ऑर्बिट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक ही बात है। एनी हायर स्टेट टू, डायग्राम में दिखा लेना, पास्चन ऐसे होगा, ब्रैकेट लिख लिया, एनर्जी रेंज लिखो, आगे का चीज अपने से कंप्लीट करो, जल्दी करो। BRACKET ब्रैकेट। गॉट इट बेटा? एनर्जी रेंज लिख लिया आप लोगों ने? वो तो आपने, यहाँ देखो ये कितना होता है 0.66, और पूरा एनर्जी कितना होता है, हाँ, फॉर हाइड्रोजन। ये एनर्जी रेंज किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन। एनर्जी रेंज फॉर हाइड्रोजन विल बी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू कहां तक, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्का ना, यही है 51 होगा, ठीक, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस बिलोंग्स टू कौन सा रीजन? हाँ, इंफ्रारेड रीजन लिखते हैं, बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन।
कर लिया सभी ने? नोट इट डाउन। नेक्स्ट लिखो ब्रैकेट सीरीज, और आगे का वही, हाँ बस सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते चले जाओ। और सारे किस में बिलोंग करेंगे बेटा? हाँ, तो अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। ब्रैकेट हम, उसके बाद कौन सा था? फंड था, और फिर हम, ये लिख लिया था ना सबने? ठीक है, बस n to n1 वहां पे नोट करते जाओ, एंड आई डोंट थिंक दैट अब कुछ मुझे बताने की जरूरत है पूरे सीरीज में। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ find the ratio of wavelengths of first line of Lyman of hydrogen series. Find the ratio of wavelength of first line of Lyman in hydrogen series to first line of Lyman in helium ion He plus. Find the ratio of the wavelength of first line of Lyman in hydrogen to first line of got it? हाँ जी बेटा, हो गया। 4:, कितने लोग का आ गया? 4:1 हाथ उठाओ। देखो क्या करना है, सिंपल सा है, बस दोनों का एक्सप्रेशन लिख के इक्वेट कर दो। 1/λ इज इक्वल टू, हमें पता है r/z², 1/n1² माइनस 1/n2²। फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या हुआ? n2 का वैल्यू 2 एंड n1 का वैल्यू 1। तो लिख दो 1/λh इज इक्वल टू r, इसको 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। वैसे भी ये कट जाएगा, सॉल्व मत करना, पहला लिखो 1 हीलियम आयन। अब जो सॉल्व कर रहे होगे उनको लंबा टाइम लग जाएगा। रेशियो पूछे ना तो सारे चीजों को एज इट इज लिख दिया करो, और बाद में कटाओगे तो अपने आप कॉमन फैक्टर गायब हो जाएंगे। r इंटू z², हीलियम के लिए z का वैल्यू कितना आएगा? 2, 1/, ये सेम ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा? लैम्डा He प्लस अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन, डिवाइड करोगे, ये पूरा वैल्यू कट जाएगा बेटा, 1/4 आ जाएगा। मैंने किसका पूछा था? हाइड्रोजन टू हीलियम ना। सो लैम्डा H टू लैम्डा हीलियम आयन विल बी इक्वल टू 4:1। गॉट इट? अगला क्वेश्चन लिखिए।
find the ratio of energies of photons emitted. Find the ratio of energies of photon emitted from electronic transition in hydrogen atom during transition, sorry, electronic transition in hydrogen atom लिखवा दिया, from n is equal to 2 to n is equal to 1 to helium ion from n is equal to 4 to n is equal to 2. In helium ion from n is equal to 4 to n is equal to 2. तो ये दो अलग अलग स्पीशीज में मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाया है, इनके करस्पॉन्डिंग में चाहता हूं कि एनर्जी का रेशियो निकालो। निकालो जल्दी, शुरू करो। चलिए बेटा देखा जाए। आइए चेक करते क्या रहा आंसर, 1:2। अब देखो इसको सॉल्व करने के एक नहीं दो तरीके। एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसमें हम दोनों की एनर्जी निकाल के डिफरेंस निकाल लें। लिखो मेथड 1। कौन सा तरीका है बेटा? फॉर हाइड्रोजन निकालते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन E2 माइनस E1 की वैल्यू, E2 कितना होता है जी? वही -13.6 जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस E1 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ये करोगे तो 10.2 आएगा। ये सुनो, फॉर हीलियम आयन E4 माइनस E2 ये करोगे तो E4 माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर
and minus 13.6 into z का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 10.2 है। तो एक तो ये तरीका है, रेशियो इज इक्वल टू 10.2 अपॉन 10.2, 1:1। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर ये कई बार ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए बेटर है कि आप hc/लैम्डा, एनर्जी तो ये भी होता है, बोलो ना, और हमें 1/लैम्डा की वैल्यू पता है, hc इंटू 1/लैम्डा, एंड वी कैन राइट एज 1/लैम्डा इज इक्वल टू rz स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस तरह लिख लेने से बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये तो मतलब E of hydrogen to E of helium निकालना है। E of hydrogen will be Hc into R 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा Hc into R 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब ये अंदर लेके चले जाओ, दोनों ये फैक्टर सेम बन जाएंगे, रेशियो ले लो, E of H to E of helium ion इज इक्वल टू 1:1। ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेटर तरीका है करने का, क्योंकि यहाँ पे अगर यही 10.2 दूसरा अजीब सा आता तो वो आपको वैल्यूज उतना अच्छे से दिखता नहीं, वहां करोगे तो जल्दी आएगा। दैट इज मेथड नंबर 2। दोनों तरीकों में से कैसे भी यूज कर सकते हैं। रक्षिता, आया समझे? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी करवा दिया है मैंने, लिखवा दिया है, बोलो। ठीक, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टॉपिक। अच्छा, आगे पढ़ते हैं बेटा, कौन सा? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। हेडिंग डालो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन सीरीज। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन सीरीज। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन सीरीज। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन सीरीज, समझ आ गया आपको? आइए चलिए देखते हैं। अब बेटा ये कैसा टर्म है, देखो हमने ये तो जान लिया है कि लाइंस क्रिएट कैसे होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन निकालता है, और उस फोटोन का वेवलेंथ होता है, उसके हिसाब से प्रिज्म से क्रॉस होने के बाद जो पर्दा है उसको स्पेसिफिक जगह पे वो स्ट्राइक करता है, जिससे वो लाइंस क्रिएट होती है। ये सुनो, तो अब इसका मतलब ये है कि जितने अलग अलग एनर्जी लेवल्स के फोटोन मिलेंगे, अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स मिलेंगे, उतनी अलग अलग लाइंस आएंगी, है ना? तो आई एम गोइंग टू कंसिडर वन केस वेयर अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। अगर 1 ग्राम भी हाइड्रोजन है तो मतलब 10 के पावर 23 के ऑर्डर के हाइड्रोजन होंगे, इतना ज्यादा होगा। ये सुनो, तो अगर इतने ज्यादा हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब कि ट्रांजिशन कराते टाइम पे हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी आएगी। तो आ जाओ एक केस लेते हैं, मान लो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन लेना है। ऑफ कोर्स 1 में ही जाएगा, क्योंकि वही उसका ग्राउंड स्टेट है, वही उसका सबसे मिनिमम एनर्जी स्टेट है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से सोचूं हाइड्रोजन के केस में, तो किसी एक एटम में हो सकता है वो एक स्टेप में ही सीधा नीचे चला जाए, जिसको बोलते हैं 1 स्टेप ट्रांजिशन, सिंगल स्टेप। लिखना कुछ नहीं है, समझना है, ठीक है? मान लो सिंगल स्टेप में वो चला गया 3 से सीधा 1 पे, 1 2 एंड 3। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी भी तो है कि यहां से पहले ट्रांजिशन लेके ये कर ले, क्योंकि ये भी तो अलाउड एनर्जी होता है, सेकेंड ऑर्बिट में भी तो रुक सकता है, घूम सकता है, एंड थोड़ी देर के बाद फिर वहां से वो नीचे। यानी ये कितने स्टेप का ट्रांजिशन हो गया?
चलो अभी हमने ऐसा लिया तो हमें सिर्फ 1 स्टेप एंड 2 स्टेप ट्रांजिशन ही दिख रहा है, लेकिन मान लो वो 4 से आ रहा होता तो 3 स्टेप का भी एक चीज बनता, 5 से आ रहा हो तो बनता ना। सारे केसेस हमें कवर करने पड़ते। अब मुझे एक बात बताओ, किसी एक एटम में ऐसा हो रहा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगा, तो मैं मान ले रहा हूं लैम्डा। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी लैम्डा 2, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी लैम्डा। कितने अलग अलग फोटोन की एनर्जीज मिल रही है? 3। कितने लाइंस बनेंगे? 3, क्योंकि ये जाकर के हिट करेंगे तो स्पेक्ट्रम के बाद कितने लाइंस। तो ये देखो 1 स्टेप ट्रांजिशन हुआ, इसके बाद कितने स्टेप का ट्रांजिशन हो रहा है बेटा? 2 स्टेप का ट्रांजिशन हो रहा है। कितने अलग अलग आपको लाइंस मिल गए? 3 लाइंस, एक ये और एक ये। 3 से 1 में आने के लिए 3 अलग अलग पॉसिबल लाइंस मिल रही हैं। और कम से कम कितने एटम चाहिए ऐसा करने के लिए? 2 एटम तो चाहिए, क्योंकि एक एटम में डायरेक्ट हो रहा होगा और एक में। और एक एटम 2 एटम लेना ये प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है? फ्यू ग्राम्स ऑफ एटम्स लेना, इजंट इट? मतलब भाई तुमसे मैं बोलूं कि एक एटम लेकर के आओ, क्या पॉसिबल है? 1 ग्राम हाइड्रोजन लेके आना ज्यादा इजी है मेजरमेंट हमारे लिए। एक एटम तो यार 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास होगा, वो कहां से लेके आएंगे? सो ऑब्टेनिंग एंड आइसोलेटिंग सिंगल एटम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मोर प्रैक्टिकल केस इज व्हाट? व्हेन वी हैव सेवरल एटम्स। जब सारे एटम हैं तो हमारी सारी पॉसिबिलिटी कवर होती है, इसलिए हमें सारी लाइंस मिलती हैं। अगर एक ही एटम होता तो क्या होता? या तो मुझे 2 लाइन मिलती या तो 1 लाइन मिलती। वैसे एक एटम से आने वाला एक फोटोन प्रिज्म से पास करने पे स्पेक्ट्रम पे हिट भी करेगा तो एक फोटोन से उतनी इंटेंसिटी क्रिएट भी नहीं होती। इस एनर्जी के लाखों करोड़ों फोटॉन्स जाकर के जब वहां हिट करते तो वहां पे उसकी इंटेंसिटी इतनी आती है कि हमें दिखता है। तो मोर प्रैक्टिकल केस इज व्हाट? व्हेन वी हैव सेवरल एटम्स, infinitely many atoms are there, we will cover all the possibility that is there. Is that clear? चलिए, now I am going to consider a case when n is equal to 4 to n is equal to 1. क्या आप इस पर दिमाग लगाओगे? सोचोगे कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी लाइंस आएंगी? एक बार सोचो अपने से रफ पे, फिर मैं समझा। ये कर लिया था क्या तुम लोगों ने? सोचते हैं, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी ट्राई करो, मैं चाहता हूँ ट्राई करो। ओके, चलो अच्छी बात है, करो एक बार सोचो, रफ में बना के सोचो। ट्राई करो, कुछ तो लिखो तो सही है। हाँ, तो लाइन, अच्छा ठीक है, और देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा, सभी लोग स्टॉप राइटिंग एंड नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। 4 से 1 में आ रहा है ना, तो मैं n इज इक्वल टू 4 बनाऊंगा, एंड n इज इक्वल टू 3 बनाऊंगा, n इज इक्वल टू 2 बनाऊंगा, n इज इक्वल टू 1 बनाऊंगा। 1 2 3 एंड 4। अब देखो 1 स्टेप ट्रांजिशन करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से उठ करके यहां पहुंचे, ये 1 स्टेप में। किसी एक एटम में सीधा भी पहुंच सकता है, किसी दूसरे एटम में वो इलेक्ट्रॉन
दो स्टेप में आ जाए। अब दो स्टेप के कई पॉसिबिलिटी है, देखो ना, यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आए, दो बारी में। भाई दो स्टेप में हो सकता है यहां से यहां रुक जाए और फिर यहां से यहां आ जाए। क्या ये एनर्जी किसी से मैच कर रहा है पीछे वालों से? नहीं। ये एनर्जी किसी से मैच कर रहा है? नहीं। तो सर ये लैम्डा 1 होगा, ये लैम्डा 2 होगा, ये लैम्डा 3 होगा, ये लैम्डा 4 होगा, ये लैम्डा 5 होगा। अब इसके बाद देखो टू स्टेप में और कुछ बचा क्या? ये टू स्टेप ट्रांजिशन था, ये वन स्टेप ट्रांजिशन। आई एम गोइंग टू कवर ऑल द केसेस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। थ्री स्टेप ट्रांजिशन कितने लोग कह रहे हैं वो भी पॉसिबल है सर, हर जगह रुकते हुए आते हैं। लेकिन इस थ्री स्टेप में, हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं ये रिपीट हो जाएगा? ये पहले ही कवर हो चुका है, देखो ये एनर्जी गैप पहले ही कवर हो चुका है। तो ये दोनों पर्दे पे सेम ही जगह हिट करेंगे, तो लाइन वहां पे एक ही दिखेगी। वन एनर्जी मीन्स वन लाइन ओनली, डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट लाइन। तो गैप को आपको देखना है। तो ये तो हमारा क्रॉस हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है। ये कहीं कवर्ड है, पीछे जाके देखो, तो ये आएगा लैम्डा 6। ये कवर्ड है, जस्ट बगल वाले में ही है, तो ये भी। तो आंसर कितना होगा? अब मतलब तकलीफ समझ रहे हो क्या है? कॉमन लाइंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहां पे तो कॉमन दिख नहीं रहा था, इसके आगे कॉमन ही कॉमन मिलेंगे। अब आप इमेजिन करो, मैंने आपको सिर्फ 4 से 1 बोला है, क्वेश्चन में 5 से 1 दे दूं, 6 से 1 दे दूं, ऐसे बनाने में तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। टू स्टेप में ही, थ्री स्टेप में बनाने में तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत ना खराब हो इसके लिए मैं एक तरीका आपको समझाता हूं, उसको ध्यान देना और फिर नोट करना। अभी पहले समझ लो, नोट करने वाला काम करेंगे, टेंशन नहीं, समझो पहले। तो इसका एक तरीका ये है कि हम लाइमन, बामर, पास्टिन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज वाली जितनी लाइंस होती हैं उन सबको हम ड्रॉ कर लें, उससे भी आंसर वही आएगा जो यहां पे क्रॉस मार मार के आ रहा है। एग्जाम्पल, हम कहां से आ रहे हैं बेटा? 4 से। कहां पे पहुंच रहे हैं? तो इससे कॉमन लाइन सारी गायब हो जाएंगी। तो लाइमन की पहली लाइन बताओ, ये दूसरी, तीसरी, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 1 2 3 एंड 4, कोई पॉसिबिलिटी है? अच्छा, उसके बाद बामर की कितनी है? 1 एंड 2। पास्टन की कितनी है? अब देखो, इस तरह बनाने से ना तुमने कॉमन लाइन सारी हटा दी, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे काउंटर पार्ट नहीं है, इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं, इसीलिए तो यार हर सीरीज अपने आप में यूनिक होता है। इसलिए तो सबके वेवलेंथ अलग अलग, सबकी लाइंस अलग अलग जगह मिलती है, इसलिए तो इतने सीरीज बने हमारे पास। तो अब देखो, कहोगे सर इसमें कवर करके दिखाओ वन स्टेप में, तो वन स्टेप में तो सीधा यही हो गया, यहां से यहां दिख रहा है क्या? अच्छा सर ये बताओ, टू स्टेप की ये दोनों चीजें दिखाओ। तो पहले वाले में ये जस्ट इमीडिएट पे रुका है, इमीडिएट पे रुका और यहां से नीचे आ गया, कवर हो गया बिना कॉमन किए हुए। अच्छा सर ये दिखाओ, यहां से नेक्स्ट वाले में, यहां से नेक्स्ट में, उसके बाद यहां से नीचे आ गया, टू स्टेप वाला कवर हो गया। ये सारे स्टेप कवर कर लेगा, थ्री स्टेप, यहां से यहां, यहां से यहां एंड फिर यहां से, बिना कोई कॉमन लाइन बनाते हुए। दिस इज द बेस्ट मेथड। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसमें देखो हमेशा स्टार्ट होगा 1 2 एंड 3। ऐसे ही अगर हमारा 5 से आ रहा होता ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाता। जितने से आ रहा है उससे एक कम नंबर का सम आएगा हमेशा। देखो इसमें अगर देखो, तो लाइमन की लाइन ये दोनों थी, फिर बामर की, तो ये 1 प्लस 2 ही हुआ। 3 से आ रहा है तो 1 प्लस 2 पे रुक जा रहा है, 4 से आ रहा है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 से आएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। सबको सम निकालने आता है? सम निकालोगे तो ये वैल्यू Sn की वैल्यू आएगी, हाँ जी आप लोग जानते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब सॉल्व करोगे तो आएगा n इंटू, where electron taking transition from n to 1। तो नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्ट निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस निकालना हो और n स्टेट से 1 में आ रहा हो, तो सीधा लगाओ n इंटू n माइनस 1/2। अब यहां पे लगाते तो क्या होता? 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 अपॉन 2 आ गया। यहां लगा 3 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन 2,
3 आ गया। 10 से 1 में आ रहा होगा, ऐसे बनाने में तबीयत खराब हो जाएगी। 10 into 9/2 कितना? 45 लाइन्स विल बी देयर, दैट इज मच इजियर। लिखो अब यहां से लिख, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना शुरू करो। ओके, लिखो ड्यूरिंग एमिशन photons of different energy during emission photons of different energy after passing through prism strikes the spectrum at different positions, strikes the spectrum at different position and hence create different lines, and hence create different lines, and hence create strike the spectrum at different places here, strikes the spectrum at different places and hence create different lines। मतलब डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स को काउंट कर लो, उतने ही डिफरेंट तुम्हें लाइंस मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जांपल लिखना शुरू करो। लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 1। लेट अस कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 3 to n is equal to 1 and show the different lines that are obtained। ये अब ये कहानी लिख लो। नाउ राइट दिस वन। एंड ये लिख लेना कि इन one of the atom this is happening and in other atom this is happening, so we have infinitely many atoms in the sample। show the different lines in electronic transition from 3 to 1। n is equal to 3 to n। अब ये डायग्राम दिखाओ, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं। 3 से 1 में ये दिखाओ और यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी 3। ये सारा चीज दिखा लो, λ1 λ2 λ3 and total number of lines will be 3। अच्छा, क्या ये लाइंस इसी लाइन को बोल रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, यहां से जो फोटोन निकल के प्रिज्म से गुजरने के बाद यहाँ पर्दे पे जहां स्ट्राइक करके लाइंस बनाता है, इनकी बात हो रही है। ये तो ट्रांजिशन है, इसके करस्पॉन्डिंग फोटोन निकलेंगे और वो पर्दे को हिट करेंगे एंड उसी पर्दे पे लाइंस बनेंगी। तो जितने अलग अलग एनर्जी गैप्स, उतने अलग अलग एनर्जी के फोटॉन, उतने अलग अलग लाइंस क्रिएट होंगे। गॉट इट? क्या? जो लाइंस रिपीट हो रही हैं वहां इंटेंसिटी और ब्राइट होगी, ज्यादा चमकदार दिखेगा वो। फिर से ओवर थिंकिंग में घुस रहे हो? वेरी गुड, कीप इट अप, बाकी पॉइंट्स छोड़ देना, ठीक है? यहां पे करो, अगला लिखो केस 2। अरे केस 2 में बोल रहा हूं, सेकंड एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 2। when electron is taking transition from fourth state to first state, when electron taking transition from fourth state to when electron is taking transition from fourth state to, और जब भी आप बनाना इंश्योर करना ये गैप्स बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बार बार समझाई है कि गैप्स बढ़ता जाता है नीचे की तरफ। तो ये गैप छोटा, इससे बड़ा ये देखना चाहिए। नोटबुक में इस बात का ध्यान रखो। अब वो सारी पॉसिबिलिटी उसमें दिखाओ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, एंड ये जो क्रॉस लगाया है इसका मतलब भी लिखो कि दिस फोटोन इज ऑलरेडी टेकन, तो उसी जगह को हिट करेगा, इसलिए अलग अलग लाइन नहीं, सेम ही लाइन बनेगी।
यहां तक कर लिया? ओके, गॉट इट? कितनी लाइंस इससे मिल रही है बेटा? हाँ, आंसर लिख लेना। टोटल ऑफ 6 different lines will be obtained. Total of 6 different lines will be obtained on the spectrum. Got it? Now, अब एक मेथड लिख लो। To avoid repetitions of photon, to avoid repetitions of photon, we can also tell the number of lines created. We can also tell the number of lines created using Lyman-Balmer-Paschen ... Lyman-Balmer-Paschen ... मतलब बाकी सारे सीरीज को accumulate by accommodating all the series possible, by accommodating all the series possible। और इसके बगल में ये सीरीज दिखा लो, बगल में या नीचे करके दिखा लो। और यहां से भी काउंटिंग कर लो। 1 + 2 + 3 बड़ा सिंपल सा आ रहा है। 4 से 1 में आ रहा है ना, तो 1 + 2 + 3। So first we are accommodating all the Lyman lines, then accommodating all the Balmer and then Paschen। इसके ऊपर इसमें पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए उसको देख नहीं रहे। बोलना क्या हो? वहीं से ड्रॉ करनी है। सारी पॉसिबिलिटी लोगे तो वहीं से शुरू करोगे ना, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से चलना शुरू करोगे। कर लिया बेटा? कर लिया? आंसर क्या हो गया आपका? इस फॉर्म में लिखना 1 + 2 + 3। इससे आपको अगला वाला डेरिवेशन में हेल्प मिलेगा। लिखो सिमिलरली if electron jumps from nth state to first state, number of lines will be, कितने होंगे? हाँ हाँ, nth स्टेट से आ रहा है रे मोटो, तो इन्फिनिट कहां से आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + ... n-1। ये सुनो, देखना बेटा, जहां से आ रहा है उस जगह के हिसाब से देखो। देख 4 से आ रहा है तो हमको 3 पे स्टॉप होना पड़ा। 5 से आता तो 1 + 2 + 3 + 4 जाना पड़ता। nth स्टेट से आएगा तो n-1 पे रुकना पड़ेगा। अब इस सीरीज का सम करो, दिस इज इक्वल टू n × n-1/2। ये फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए यूज करना है, जो मैंने यहां नीचे लिखा। जनरल डेरिवेशन, गॉट इट? अब क्वेश्चन करेंगे। सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हैं? फॉर्मूले सोचो, स्पीड तभी आएगी।
हाँ जी बेटा, हो गया, सभी ने कर लिया? चलो क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल if electron is taking transition from seventh excited state to ground state. Seventh excited state to ground state. Seventh excited state to ground state in बोलो, इन कौन से स्पेक्ट्रम में? इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम आयंस, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम आयंस। तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे डालें। ये तो बस इसलिए क्वेश्चन दिया ताकि खुश हो जाओ तुम्हें कि आता है। अगला क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, वो टेस्ट करूंगा तुम लोग को, ठीक है? खुश हो गए सभी लोग? क्या आएगा आंसर? सेवेंथ स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट। तो कितने लोग अभी भी दुखी हैं कि उनको एन की वैल्यू नहीं पता चल पाई? 8। एन 8 होगा ना? दुखी हो ना? एन इज इक्वल टू 8 कहां आ रहा है? टू एन इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1 कितना आ जाएगा बताओ ये? हाँ जी, मतलब 8 इंटू 7/2, 28 different lines will be there. Are you guys happy? Very good. अगला क्वेश्चन लिखे तो, find the total number of lines that are possible for hydrogen spectrum. Find the total number of lines that are possible for hydrogen spectrum if electronic transition is taking place. If पूरा लिखा करो क्वेश्चन। If electronic transition is taking place from n is equal to 8 to n is equal to 3. n is equal to 8 to n is equal to 3. आओ समझाता हूं। इस बारी क्वेश्चन मैंने कैसे दिया आप लोगों को? गाइस प्लीज फोकस। मैंने इस बारी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया कि बेटा वन पे आए ही ना। मान लो n इज इक्वल टू 8 से वो कहां पहुंच रहा है? इन्फिनाइट नहीं बाबा, 8। ओके, 7 थोड़ा एनर्जी बढ़ा दिया, 6 थोड़ा और बढ़ा दिया,
5 और बढ़ा दिया 4, लास्ट में कहां रुक रहे हैं बेटा? अब देखो पहले क्या सोचा है आप लोगों ने, मैं बता रहा हूं उससे आंसर क्या है। कुछ हमारे बहुत ज्यादा विद्वान लोगों ने ये सोच लिया कि n इज इक्वल टू 8 से n इज इक्वल टू 1 की लाइंस निकाल लेते। वो तो अभी निकला था 8 इंटू 7, सॉरी, हाँ जी सही लिख रहे हैं ना, 7/2 कितना आ गया ये 20। और फिर दिमाग लगाया, अच्छा ये तो टोटल लाइंस हो गई, इन टोटल लाइंस में से जो 3 से 1 में आए हुए थे उनको घटा लो। तो ये हमारे विद्वानों की सोच थी, तो उन्होंने 3 इसमें से हटाया और हमारे महान गणितज्ञों ने आंसर क्या किया 25। अब ये गलत क्यों है ये समझो। गलत इसलिए है कि 3 पे जब वो आ रहा है, मेरी बात सुनो, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, हमें मालूम है कि भाई सीरीज के थ्रू हम चलने की कोशिश करेंगे, तो पहले इस स्टेट में पहुंचने की सारी पॉसिबिलिटी को कवर करेंगे। बना के देखेंगे। देखो बेटा, भगवान ने इंसान और जानवर में एक फर्क बनाया है कि हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, इजंट इट? इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है? वो इमोशनली ड्राइव हो जाते हैं और उसी पे अपना एक्शन लेते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सोच समझ लेते हैं कि अच्छा। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ करके आंसर करो, डिफरेंशिएट करो कि आप लोग ह्यूमन बीइंग्स हो, थोड़ा सोचो उस चीज पे। यहां पहुंचने की कितनी पॉसिबिलिटी है? यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से कितने बने? जैसे यहां 5 आया तो यहां पे बनाने का जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं है। कितने बनेंगे? इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले और इसके ऊपर वाला। तो क्या आ गया आंसर? 1+2+3 डॉट 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 कहां तक? यानी इसका जो आंसर आएगा, जोड़ लो कितना आएगा? 15 आएगा, देख लो। यहां से आया 15, कितने लोग का सही हुआ हाथ उठाओ। वेरी गुड। इतने लोग दिमाग लगा रहे हैं असली में, बाकी लोग बस इमोशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। अब अच्छा कोई समझाएगा कि ऐसा क्यों हुआ सर? वो जो हमने टोटल लाइंस निकाल करके उसमें से ये 3 से 1 वाली हटाई थी, क्यों नहीं? एग्जैक्टली exactly. पूरी पूरी सीरीज एक्सक्लूड होगी अगर आप पूरा अगर करने की कोशिश करोगे। अगर देखो 3 के बाद आप करते यहाँ 2 वाले में, तो कितने लोग कह रहे हैं 2 में सिर्फ यही लाइन नहीं आएगी 3 से 2 वाली, पूरी ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, जहां से चला था वो सारी लाइन तो उसमें आ जाएंगी, उनको हटाना पड़ेगा। इसलिए आपने हटाया सिर्फ 3 है, आपको लगा कि उसके नीचे तो सिर्फ यही बनने वाला है। बामर के लिए सिर्फ 2 से, सॉरी 3 से 2 में आना थोड़ी ना होता है, 4 से भी 2 में आ सकता है, 5 से भी 2 में, और 8 से 2 में आखिरी वाला आएगा, इसलिए गलत हो गया डायरेक्ट निकालने पे। जो मैथमेटिकल अप्रोच लेके आपने किया उससे इस वजह से गलती। हाँ बोलना क्या? फाइव टू वन करने पे देखो आ रहा है। क्यों गलती क्यों हो रही है पता है? कि आपने इस 3 को क्या एज्यूम किया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या, 6 से 1 लोगे तो आंसर आ जाएगा। समझे? सीधा डिफरेंस नहीं लेना था, क्योंकि 1 में तो उसे आना है ना, रीनंबरिंग कर लो भाई। देखो हमारा जो फॉर्मूला निकाला था वो n से 1 में आने का था, वो n से कहीं और आ जा रहा हो तो या तो रीनंबरिंग कर लो या फॉर्मूले को रीस्ट्रक्चर कर लो। ठीक है? क्या हुआ? कौन सी अप्रोच? यही दो पॉसिबल अप्रोच है और कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं आके चेक कर ले रहा हूं वैसे। बाकी वो उस तरह से बनाने लग जाओ 1 स्टेप 2 स्टेप में तो तबियत खराब हो जाएगा।
अरे देखो सुनो सुनो ध्यान से, एक बच्चे ने ऐसे भी अप्रोच किया है नंबर ऑफ स्टेप के हिसाब से, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बताया कि यार उसमें ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें करने में, कॉमन लाइंस मिलती जाएंगी, फिर उनको एलिमिनेट करना वो अपने आप में हेडेक है। इसलिए तो मैंने बोला कि थोड़ा सुलझा हुआ तरीका अपनाओ, उधर दिमाग लगाओ और उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या प्रो हो गए तुम लोग? क्वेश्चन और दो, एक लेवल और ऊपर खेलते हैं, आ जाओ देखते हैं क्या करते हो। चल। हाँ चलो आगे देखते हैं, लिखो। ड्यूरिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ड्यूरिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन during certain electronic transition in a sample of hydrogen atoms, in a sample of hydrogen atoms, if four lines are obtained in visible region, if four lines are obtained in visible region, then find पहला लिखो number of lines that will be obtained in infrared region, IR region। दूसरा लिखो total number of lines that will be obtained। इसको थोड़ा सोचना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो 4 लाइन्स आर इन विजिबल, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मतलब एक्चुअल लाइन्स, एक्चुअल। हाँ हाँ करे क्वेश्चन दो, सोचो मत ज्यादा। मतलब किसी ट्रांजिशन में भाई 4 लाइन विजिबल में मिली है, तो बताओ टोटल लाइंस कितनी होंगी एंड कितनी इंफ्रारेड में होंगी? चलो चेक करेंगे, अभी अभी सब लोगों को करने दो। चलो देखते हैं बेटा, देखा जाए। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से, कितने लोग ये कहने जा रहे हैं कि सर 4 लाइंस विजिबल में मिलने का तभी पॉसिबिलिटी है जब n इज इक्वल टू 2 पे, और देखो मैंने बड़ा स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए ही बोला है, क्योंकि एटम बदल दूं तो एनर्जी पूरा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो कितने लोग कह रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर 2 से 1 ये पहली लाइन मिलेगी, 3 से यहां, तभी पॉसिबल है। सॉरी ये मैंने उल्टा क्यों दिखा रहा हूं, मतलब समझो यार, थोड़ा एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो छोटा बड़ा बनाना चाहिए। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। चलो जी, हमें कितनी लाइंस मिल रही हैं टोटल?
4 इनविजिबल। तो वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट स्टेट कहां पे, n इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू कितना होता है 2, 3, 4, 5 एंड 6। विजिबल वाली सारी बामर की आती है, तो बामर वाला दिखाना पड़ेगा। तो इसका क्लियर मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, 6 में प्रेजेंट है, तभी ऐसा हो सकता है। 7 में प्रेजेंट होता तो थोड़ा एक और ऐड हो जाता। अगर यहाँ 5 में प्रेजेंट होता तो सिर्फ 3 ही मिलते विजिबल में। अगर ये 4 से स्टार्ट हो रहा होता तो सिर्फ 2 ही मिलते विजिबल में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो कितने लाइंस टोटल मिलेंगे, तो आंसर यहीं से नहीं आ जाएगा। टोटल लाइंस कितने आए, 6 इंटू 5/2 कितना आ गया, 15 आ गया। अच्छा IR वाले ये अगर विजिबल है तो कितने लोग कह रहे हैं IR वाले इसके ऊपर वाले होंगे? ये सभी के सभी क्या है, IR इंफ्रारेड। कितना आंसर आ गया, ये 6। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरे स्पेक्ट्रल सीरीज का, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। किसमें? वो अंडरस्टूड होता है। स्पेशल केस ही वही होता है जहां पे बीच में कहीं रोक दिया जाए। कैसे रोकोगे बीच में भाई, वो ग्राउंड स्टेट में आता ही आता है ना। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर स्पेंड करता है और नीचे ग्राउंड स्टेट में आता ही आता है। किसमें? हाँ वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए तो टोटल लाइंस ऐसे नहीं बोलोगे कि 5 + 6 11 नहीं होंगी। टोटल लाइंस कितनी होंगी? और वो कौन सी लाइंस मैंने छोड़ दी अभी, लाइमन वाली, तो वो पूरा वहां से भी तो दिखाओगे ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां से हो गया, ये 5 हो गई लाइन। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ देता कितनी आपको अल्ट्रावायलेट में मिलेंगे, तो क्या बोलते? 5। मैंने सिर्फ IR पूछा और सिर्फ आपसे क्या पूछा, टोटल लाइंस अल्ट्रावायलेट में। क्योंकि देख बेटा, रुकना उसको लास्ट में 1 में है, अनलेस एग्जामिनर के दिमाग में है कि 2 में रोक दो, तब तक आपको क्या मानना है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ही उसको पहुंचना है। सबसे कम एनर्जी वही है, सबसे ज्यादा स्टेबल। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? हाँ, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये हो गया ना, समझ में आ गया, स्पेक्ट्रल के सारे केसेस हो गए। ठीक है, अब एग्जामिनर के दिमाग के साथ थोड़ा सा हम लोग खेलेंगे। आई मीन मतलब उसके हिसाब से सोचने की कोशिश करेंगे, कुछ हाइपोथेटिकल केस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम है। कितना एटम है? ओनली वन, which is practically not possible. Theoretically, I am assuming that only one atom of hydrogen is given. An electron is taking transition from fifth, n is equal to 5, fifth orbit. यहां से वो n is equal to 1 में। एटम कितना है? सिर्फ एक। कितने एटम? ओनली वन एटम इज देयर। हालांकि वन एटम से निकलने वाला जो फोटोन होगा, गिनती में मतलब अगर देखा जाए तो 2-4 फोटोन के टकराने से लाइन नहीं बनता है। एक ही एनर्जी के लाखों फोटोन जाके अगर जहां पे टकराते हैं तो वो दिखने लायक होता है। मतलब इंटेंसिटी मैटर्स। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ 1 फोटोन गया तो आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स चाहिए हमें उसकी विजिबिलिटी के लिए। तो इसलिए इसको भी हाइपोथेसिस के थ्रू समझेंगे कि एज्यूम करो कि एक फोटोन भी अगर जाके टकराया तो लाइन दिख रहा है। तो बताओ अगर एक एटम है आपके पास और 5 से 1 में आ रहा है, मैक्सिमम कितनी लाइंस मिल सकती है? एक ही हाइड्रोजन एटम है और आ कहां से रहा है, 5 से 1 में, तो कितने लाइंस आपको मिल सकते हैं, एज्यूमिंग कि अगर एक फोटोन भी कैपेबल है लाइन दिखाने के लिए? क्या आंसर है? कितने लोग का 4 आ रहा है आंसर? हाथ उठाओ। कैसे आरजू समझाओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बता। हर एक जगह पे क्या होता जाए, रुकता जाए, यही ना? बिल्कुल सही है कि ये 5 4 3 2 1 है सर। मैक्सिमम लाइंस के लिए हर जगह रुकते हुए अगर आ जाए तो कोई भी एनर्जी गैप वैसे ही बराबर नहीं होता। तो 1 2 3 4 लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। पूछता कम से कम कितनी लाइन मिलेंगी, एक ही बार में आ जाए।
क्या ये सबको जोड़ सकते? नहीं, क्योंकि एटम एक ही है, तो कोई एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलोगे। हम ये जो आंसर करते थे कंसिडरिंग सैंपल ऑफ इन्फिनाइट एटम्स आर गिवन। समझ गए? क्लियर हुआ? हाइपोथेटिकल केस करके लिख लेना इसको ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। लिखो, hypothetical case considering only one hydrogen atom is taken, एक single atom, only one hydrogen atom is taken an electron is taking transition from fifth orbit to first orbit, then maximum lines possible will be, then maximum lines possible will be कितना? 4, और उसको दिखा लेना कि 4 कैसे मिल रहा है। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम ही पूछा है मैंने, तो हर जगह रुकते हुए जाए। विल बी 4 और उसको दिखा लो कैसे 4 आएगा। ओनली वन हाइड्रोजन एटम लिया है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, उसको हाईलाइट कर देना अच्छे से। फाइव फोर थ्री टू वन। सभी को क्लियर हो गया क्या? हाँ, गॉट इट। अब पता है, अब कुछ चीजें मैं आपके एग्जाम के लिए छोड़ देता हूं। कौन सी वाली चीजें? देखो ध्यान से। मैं अगर आपको ये बोल दूं कि सपोज करो 2 हाइड्रोजन एटम है, अनदर हाइपोथेसिस, लिखना नहीं है यार, अब सुनो ध्यान से, कितना लिखोगे कहानी। सपोज करो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम से मैं पूछूं मैक्सिमम कितनी पॉसिबल लाइंस मिल सकती? रुक जाओ अभी, अगर वो 5 से 1 में आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं रिपीट करते, गलत बात है। मैक्सिमम कितनी पॉसिबल लाइंस आ सकती हैं अगर आपको सिर्फ 2 एटम दिए? तो आओ समझते हैं, हमें वो सारी पॉसिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी एंड जोड़ना पड़ेगा, उनमें से किसमें मैक्सिमम दिख रहा है। अच्छा, तो एक तो यही मान लेते हैं यार, इससे मिल रहे हैं ना। अब फिर कितने स्टेप का ट्रांजिशन है? 4, मैक्सिमम स्टेप इसी में है। फिर 3 स्टेप वाला मानते हैं, 3 स्टेप, 1 2, ये 3 स्टेप करोगे तो पूरा बंटाधार हो गया, ये गायब और ये गायब होना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों की एनर्जी सेम है। कितनी मिली? अच्छा, 1 2 3 4 और एक 5, ऐसे दिख रहे हैं। 5 यहां से मिला, जरूरी नहीं है कि इसको लेना ही पड़े, हमें तो कोई भी 2 एटम लेना है। अच्छा, तो कितने लोग कह रहे हैं 3 स्टेप का ट्रांजिशन मैं ऐसे भी दिखा सकता था कि यहां से यहां लेके आता, तब भी 2 गायब ही होते हैं, ये वाला और ये वाला गायब ही हो जाता। तो वे काम करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि 1 स्टेप वाले को तो लेने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो 1 ही लाइन दे रहा है, इनमें से भी एक लाइन तो मिल ही रही है एक्स्ट्रा, तो मैं 2 स्टेप वाला सोचता हूं। 2 स्टेप, तो 2 स्टेप, अच्छा 2 स्टेप ले लिया तो इन दोनों का एनर्जी इनमें किसी से मैच नहीं करेगा, इससे देखो, क्योंकि गैप कभी मैच, तो कितनी आ गई? 4 n + 2। 3 स्टेप वाला हमारे में एक ही लाइन क्रिएट कर रहा था, 2 स्टेप वाला बल्कि दोनों अलग अलग क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डिड यू अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन और भी ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं जो अभी मैंने समझाया। ऐसे 3 एटम ले ले, 4 ले ले, अब ये सब घर पे करते रहो, मुझे बस रास्ता दिखाना है, उतना दिखा के छोड़ देना, बाकी दिमाग तुम लोग यूज करो। इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलिए। 1 स्टेप बोला इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 स्टेप में तो एक ही लाइन आएगी ना, और एक तो हमें यहां से भी मिल ही रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। टोटल काउंटिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है लाइन, मैक्सिमम पॉसिबल लाइन विद 2 एटम।
ठीक है बेटा, ये एकदम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है जो मैं भी आपके साथ डील कर रहा था, ओलंपियाड एंड एक्सक्लूसिवली एडवांस लेवल क्वेश्चन, है ना। ये 2 एटम 3 एटम वाले केसेस अगर ऐसे बना दिए तो मतलब वन ऑफ द टफेस्ट केस, तो इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है, रिलैक्स रहो बिल्कुल। जेई मेन में बस यही आएगा, एन से 1 आ रहा है, कितने लाइंस होंगे, खुश हो जाना लगा के, हैप्पी रहो बिल्कुल। एडवांस और ओलंपियाड उससे भी थोड़ा ऊपर ही। अच्छा, क्योंकि वो अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं। देखो प्रभ मेहर का क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया था कि ग्राउंड स्टेट ही सबसे स्टेबल होता है, तो व्हाई द हेल दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एंड स्टॉपिंग इन एवरी पॉसिबल ऑर्बिट? द रीजन इज कि एक्साइट होके ये सभी इसके अलाउड एनर्जी हैं, इन सभी जगहों पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, जब नीचे आता है तभी रेडिएट करता है, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं और इसी वजह से वो लाइंस मिलते हैं। गॉट इट बेटा? तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, बोहर थियरी पूरी तरीके से कंप्लीट। अब इनकी कमियां लिखना शुरू करते हैं। राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर थियरी। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर थियरी। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। राइट इट डाउन। फर्स्ट ड्रॉबैक इज it is valid only for hydrogen and hydrogen like species. It is valid only for hydrogen and hydrogen like species. It is valid only for hydrogen and hydrogen like species. पहला पॉइंट ये। दूसरा लिखो, देखो अब सुनना ध्यान से, यहां से थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टिंग होगा। ये जो लाइंस थी ना, यहाँ पे सैंपल रख करके एंड फिर प्रिज्म रख करके व्हाइट लाइट से यहाँ हमें जो लाइंस मिल रही थी, मान लो, तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैग्नेट रख दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये देखा गया कि जो पहले 3 लाइंस थी ये मल्टीपल लाइंस में ब्रेक हो गई। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस ये पर्टिकुलर चीज को डिस्कवर किया था जीमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा गया लाइन टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क से तो आप लोग फेमिलियर हो ही, आयरन मैन वाले कैरेक्टर से, है ना। तो बस स्टार्क लिखो, लिखो, लिखना शुरू करो। बोहर थियरी couldn't explain anything about Zeeman and Stark effect. Zeeman and Stark effect. Now write it down. What is Zeeman effect? Z-E-E-M-A-N. Zeeman and Stark. 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 Zeeman and Stark effect. पहला लिखो Zeeman effect. देखो the splitting of spectral lines in magnetic field. The splitting of spectral lines in magnetic field is termed as the splitting of what beta? Spectral lines in magnetic field is termed as Zeeman effect. अगला लिखो Stark effect, the splitting of spectral lines in electric field. The splitting of spectral lines in कौन सा बेटा? हाँ, electric field is termed as Stark effect. अगला पॉइंट लिखो, देखो ध्यान से सुनना बेटा,
ध्यान से सुनना। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। देखो, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी ये जो लाइंस मिल रही थी, इनको बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर वाले टेलीस्कोप से देखा गया, तो ऐसा पाया गया कि एक एक लाइन दो दो लाइन से मिलके बने हुए हैं, जिनको वर्ड दिया गया डबलेट्स। क्या बोलते हैं? यस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डबलेट। व्हाट इज डबलेट? यस, डबलेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइंस विच आर वेरी क्लोजली सेपरेटेड, बहुत नजदीक है। सो Bohr theory could not explain anything why these doublets are present in each lines of hydrogen or hydrogen like. Write it down. H like species सब में मिलते हैं, but H like species का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना? Bohr theory could not explain anything about existence of fine lines. Could not explain anything about existence of fine lines. एंड इन फाइन लाइंस का एक पार्ट क्या है? डबलेट्स। फाइन लाइंस एंड इवन द प्रेजेंस ऑफ डबलेट्स इन H like species. Fine lines and even the presence of doublets in the hydrogen spectrum. In the hydrogen spectrum. Doublets in the hydrogen spectrum. लिख लिया सभी ने? ओके जी। अब उसको डायग्राम से दिखा लो, डबलेट का मीनिंग क्या है? One line consists of two closely separated lines. वो गलत है। वो जो ऊपर से दिखाई देता है बिना हाई रेजोल्यूशन वाले चीजों को लेकर के जो दिखता है वो सही होता है। हाँ बस बस सही बात बोल रहे। चलो बेटा, कर लिया? इतना कर लिया? हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से देख रहे हैं तो हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, तकलीफें अभी और कम नहीं हुई और बढ़ ही रही हैं इनकी, बोर थियरी की। और अगली तकलीफ क्या है? एक साइंटिस्ट थे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? डी ब्रॉगली बोलते हैं, डी ब्रॉय भी बोलते हैं कुछ लोग। चलो कोई बात नहीं, हम लोग डी ब्रॉगली ही बोलेंगे, जो स्लैंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए वही बोलेंगे। सो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। डी ब्रॉगली, सुनो यार, देखो ये ब्रोकली बोल रहे हैं, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ तुम लोग, है ना? डी ब्रॉगली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एक थ्योरेटिकल प्रपोजल दिया अबाउट द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। यस, एब्सोल्युटली राइट, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। और ये बिल्कुल सिर्फ थ्योरेटिकल प्रपोजल था, इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बहुत दिनों के बाद हुआ और पाया गया कि जो बोल रहे थे वो सही था। क्या उन्होंने बोला? कि जैसे लाइट के पास डुअल नेचर होता है, इट बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज, कहां गायब हो गए थे? इट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज, like that material also have dual character, wave as well as particle। अब ये देखो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी चीज है, दिखेगी कहां से भाई? हम और तुम है, हमें कहीं वेव दिखता है क्या? हम ऐसे ऐसे डांस करते हुए थोड़े ना जा रहे हैं, है ना? अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल, है ना? फिलहाल तो अभी इन्होंने जो भी कहानियां सुनाया उसको हम लिख लेते हैं। इन्होंने ये बोला कि कोई पार्टिकल अगर
m मास का है और मूविंग विद द स्पीड v, तो इसका वेवलेंथ जिसको लैम्डा डी का मतलब होता है डी ब्रॉगली, डी स्टैंड्स फॉर डी ब्रॉगली, so lambda d is given by h upon p. p का मतलब क्या है बेटा? हाँ जी, वही तो समझते हो तुम लोग, मोमेंटम. h upon p you can write as h upon mv. That's what he लिखो. As per de Broglie, a particle, a material particle, as per de Broglie, a material particle having mass m moving with a speed v, will have wavelength, लिख लेना ऐसे, lambda d is equal to h upon p और h upon mv. बेटा हाँ बेटा, मूव नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं, तब कैसे वेव होगा? एनर्जी का जब कोई मूवमेंट ही ना हो एक जगह से दूसरे जगह, तो वेव का कोई मतलब है? तब फिर वेव का मतलब ही मूवमेंट एंड प्रोपगेशन. हाँ जी, देखिए यहाँ पे ध्यान से लिख रहे हो, वेयर h इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट. वैल्यू बताओ. जूल सेकंड, बिल्कुल सही, प्लैंक्स कांस्टेंट लिख लिया. अच्छा जी, अब देखो इसी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2 किलोमीटर, आई मीन सॉरी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ पार्टिकल. अब ये कैसे आया उसको थोड़ा देख लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं. सिंस यू नो दैट P इज इक्वल टू व्हाट? mv. डू यू नो दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर? डू यू नो दिस ऑल्सो? And do you know this also? And how many of you know this is kinetic energy? So P square upon 2m अगर K है तो P का वैल्यू कितना आएगा? रूट ओवर 2 किलोमीटर. आई मीन किलोमीटर तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए तुम्हें. 2 into kinetic energy into mass of particle in terms of kinetic energy. लैम्डा डी को क्वेश्चंस में कई बार काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है. तो दो तरीके हैं, या वहां से तुम स्पीड निकालो ऑल द वे फिर करो, या तो फिर उसी के फॉर्म में लिख लो. अच्छा चलो अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग, जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा था एक जमाने में, याद है क्या तुम लोगों को? अगर Q चार्ज है पार्टिकल के ऊपर और उसको V वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहे हैं. किससे? V वोल्टेज. ये वोल्टेज है, इट इज नॉट स्पीड. ओके, तो ये चार्ज अगर यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था तो यहाँ इसको धक्का मिलेगा आते आते आते, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? K विल बी इक्वल टू Q इंटू V. याद है क्या ये एक्सप्रेशन? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी की जगह E इंटू V लिखते थे. Q इंटू V इज वोल्टेज हियर, Q इज द चार्ज ऑन पार्टिकल. तो क्या लिख सकते हैं? फॉर चार्ज पार्टिकल, फॉर चार्ज particle accelerated by a potential V volt, K will be equal to Q into V. So lambda D will be equal to H upon root over 2 kinetic energy की जगह पे Q V और M लिखेंगे. Did you understand this? लिखो जल्दी, इसको यहां तक खत्म करो. Q होता है चार्ज और V होता है पोटेंशियल. ये क्या होता है? पोटेंशियल होता है. आ गया बेटा समझ में? यहाँ V क्या है आरजू? ये V क्या है? स्पीड ऑफ चार्ज. हाँ देखो यही हो रहा है, ये पोटेंशियल है. अभी समझाया मैंने. V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल. अरे प्रभु क्या होगा,
शिवा महादेवा हेल्प करो मुझे, वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी या ईएमएफ ऑफ द बैटरी आप बोल लो। सभी को यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, अब सुनिए ध्यान से, अगर यही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो जाए, फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय potential V, this lambda d will be written as root over 150 by V angstrom. और अगर इसी को सॉल्व करोगे आएगा तो 12.26 अपॉन रूट ओवर V। अरे 150 का रूट लोगे तो इतना ही आता है, एंगस्ट्रॉम। अब कई सारे लोग तकलीफ में आ गए होंगे, उनको समझाता हूं बेटा। देख, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इधर ध्यान दो, तुम इधर ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग। H की वैल्यू लिख लोगे 6.626 इंटू 10, 2 तो पता ही है। Q का वैल्यू कितना रखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए? 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ मत रखना, मतलब मैग्नीट्यूड रखना सिर्फ। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 बोल जल्दी बता, बस तुम सोचो, बस काम मत करो कुछ, बस सोचते रहो ऐसे ही। 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। जब ये सारी वैल्यू रख करके घर पे कैलकुलेटर यूज करके करोगे तो यही आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। तो या तो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो घर पे कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, करोगे ना घर पे कैलकुलेट, और करके मुझे दिखाना तुम, ठीक है? कुछ बच्चे अननेसेसरी चीजों में फंसे रहते हैं। यहां से अगर मैं यहां लिख देता हूं तो ये समझ ही नहीं आया सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो वही समझाने के लिए मैंने इतना कहानी सुनाया। एच की वैल्यू रखना, ये रखना, सॉल्व करना, आराम से करो घर पे जाकर के, असाइनमेंट छोड़ के यही काम करो। फिर जब निकल जाए आंसर तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? दिस विल बी द फाइनल आंसर। डिड यू गेट दिस? इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान नहीं रहेगा, चार्ज नहीं ध्यान रहेगा, ये सब मत याद करना। ये सब क्या करेंगे, ये तो सोचने से आ जाएगा अपने आप। गॉट इट बेटा? तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं भाई, रेशियो, मोस्टली क्वेश्चन रेशियो का आता है ना? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वो बोहर का, सुन लो ध्यान से, बस अब खत्म है, बंद करो नोटबुक, हो गया खत्म, टॉपिक खत्म है, टॉपिक खत्म है। नाउ लिसन हाउ द क्वेश्चन यूज्ड टू बी आस्क्ड। ओके संप्रीत, इधर ध्यान दो, बस सिर्फ बंद करने के लिए बोला, ध्यान इधर ही रखो। हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा हो और किसी में फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोहर सेकंड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपको क्या करना है कि भाई लैम्डा डी का वैल्यू हमें मालूम है, एच अपॉन एम वी होता है, एम इंटू वी, है ना? रेशियो पूछा है तो इसको एच रहने दो, इसको एम रहने दो, वी। कितने लोग कह रहे हैं लैम्डा एच एन एम इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा, सिर्फ वी वेरी करेगा। क्या वेलोसिटी कैसे वेरी करता है नहीं पता आप लोगों को? वी नॉट इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, भाई 2.16 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, जेड बाई एन, याद है ना? तो बस वो v2 बाई v1 का रेशियो ले लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब पता चला, तुम स्पीड निकाल के, मास निकाल के यहां पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरा निकाल लो मल्टीप्लाई करके, जब थक जाना तब रेशियो निकाल लेना, वैसे भी आंसर आएगा। अब तुम डिपेंड करता है तुम स्मार्ट हो या कौन सी कैटेगरी में हो, ये तुम्हें अपने आप को करना पड़ेगा। क्वेश्चंस देखो, इतना दिमाग चलना चाहिए कि क्या कांस्टेंट है वो कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से भेज दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी से भेज दिया, उनका रेशियो बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये सेम हो गया, क्या बदल रहा है? मास, ये तो फिक्स ही रहेगा। तो रूट ओवर मासेस का रेशियो निकालोगे तो तुम्हें उन दोनों का रेशियो, दिमाग खुला रखोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है इसके, और बंद करके रखोगे तो कैलकुलेट करते रहना, कोई बात नहीं है।
1 मिनट की चीज को 1 घंटे में निकालोगे, बट आएगा तुमको भी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। सो विद दिस एवरीवन वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू गाइस टुमारो।